हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरयूसी क्लासेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी विशिष्ट का पेपर, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो आपका बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर प्री बोर्ड एग्ज़ाम हो। तो सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपसे कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें। सबसे पहले चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द का चयन कर कीजिए। मतलब आपको उचित शब्द चुनना है इनमें। कवि नागार्जुन ने बादलों को डैश पर घिरते देखा है, तो आंसर रहेगा हिमालय पर घिरते देखा है। पहली चूक निबंध डैश शैली में लिखा गया है, तो पहली चूक निबंध जो है वो व्यंग शैली पर लिखा गया है। रिपोर्ताज मूल रूप से डैश भाषा का शब्द है, तो रिपोर्ताज जो होता है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट रहेगा शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो जो सुश्रुत थे वो शल्य चिकित्सा के प्रवर्तक माने जाते हैं। नेक्स्ट रहेगा कवि भूषण डैश के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो कवि भूषण रीतिकाल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। अब जो आप देखेंगे ये रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न जिसको बोलते हैं। निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनिए। लेखक ने राम नारायण उपाध्याय ने संगीत का जन्म माना है। लेखक ने राम नारायण उपाध्याय ने संगीत का जन्म माना है। इसका क्या होगा? सरगम से, श्रम से, वाद्य यंत्र से या फिर गायक से। तो इसका फ्रेंड आंसर होगा श्रम से। नेक्स्ट रहेगा निराशा शब्द की संधि होती है। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं फ्रेंड्स। आपका संपूर्ण कोर्स इस वीडियो में कवर किया जाएगा, जो कि 2021 के लिए है, चाहे आपका वो हिंदी व्याकरण हो या फिर आपका जो सामान्य हिंदी होता है लिटरेचर उसका। तो फर्स्ट जो इसका सेकंड क्वेश्चन है, निराशा शब्द की संधि विच्छेद होती है। तो निराशा की संधि विच्छेद क्या होती है आपको ये बताना है। तो निह प्लस आशा आएगा। क्या आएगा? निह प्लस आशा जो है इसका सही आंसर होगा। ये विसर्ग संधि रहेगी। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीके पकवान में ऊंची दुकान का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर क्या है? तो मैं आपको आंसर बता दूं, नाम के विपरीत गुण। क्या है? नाम के विपरीत गुण। कवि गिरधर ने पाठ्य पुस्तक में संकलित अपनी रचना में किस छंद का प्रयोग किया है? तो कवि गिरधर ने कुंडलियों का प्रयोग किया है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर आएगा 4th कुंडलियाँ। नेक्स्ट है मानव किसने बनाया? गेहूं ने, गुलाब ने, ज्ञान ने या फिर भूख ने। तो आंसर आएगा गुलाब ने। मानव को मानव किसने बनाया? गुलाब ने। फिर रहेगा सत्य असत्य आपको बताना है। महाकाव्य प्रबंध काव्य का ही एक रूप है, तो ये फ्रेंड सत्य रहेगा, सही। समास में पदों या शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है, तो आंसर क्या रहेगा? सत्य रहेगा, ये सत्य रहेगा। समास जो होते हैं उसमें पदों का या फिर शब्दों के प्रत्यय का लोप हो जाता है। नेक्स्ट है उच्च कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति ऊंचा हो जाता है, तो गलत। उच्च कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। दुर्योधन ने कृष्ण की सलाह पर कुछ भूमि पांडवों को देना स्वीकार किया, तो बिल्कुल गलत रहेगा, बिल्कुल। नेक्स्ट रहेगा मातृभूमि का मान एकांकी की पृष्ठभूमि आधुनिक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? असत्य रहेगा ये भी। नेक्स्ट रहेगा निम्न वाक्यांशों को सही जोड़ी मिलान कर पूर्ण कीजिए। क्या है क्वेश्चन? अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता डैश अतिशयोक्ति। फिर जैसे आप क्वेश्चन देख रहे हैं आपको इसका आंसर जो मिलाना है, तो इसमें क्या है? अमरकंटक की केंद्रीय सत्ता, तो ये इसका आंसर जाएगा नर्मदा ही है, मतलब इस वाले में, ठीक है। रविंद्रनाथ जी ने विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो शांति निकेतन में की थी, इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट रहेगा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, तो अतिशयोक्ति उसको बोलते हैं। एक अतिशयोक्ति अलंकार होता है, आपको पता ही होगा। मन के भाव कहलाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मनोभाव कहलाते हैं। लाला लाजपत राय कहलाते थे, तो पंजाब केसरी कहलाते थे। तो फ्रेंड्स ये एक क्या है? जोड़े मिलाओ भी बोलते हैं, वो एक रहेगा जिसका मैंने आंसर आपको बता दिया। अब क्या है? निम्न वाक्यों के लिए एक वाक्य अथवा एक शब्द में उत्तर दें। जयशंकर प्रसाद रचित
श्रद्धा काव्यांश किस महाकाव्य से लिया गया है? जो श्रद्धा काव्यांश है वो किस महाकाव्य से लिया गया है फ्रेंड्स? तो इसका आंसर रहेगा कामायनी। कामायनी इसका जो है सही आंसर रहेगा। एग्जाम में ये भी पूछते हैं कामायनी किसका ग्रंथ है, कामायनी की रचना किसने की है, या कामायनी किस विधा की रचना है, मतलब उपन्यास है, नाटक है, महाभारत, सॉरी क्या है ये? तो ये महाकाव्य रहेगा एक। नेक्स्ट रहेगा संचारी भावों की संख्या कितनी है? तो संचारी भावों की संख्या फ्रेंड 33 बताई गई है। जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने संचारी भावों की संख्या 33 बताई है। नेक्स्ट रहेगा मातृभाषा हम किससे सीखते हैं? तो माता से सीखा जाता है ये मातृभाषा, माता से, ठीक है। फिर रहेगा जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति देने का बोध हो वे वाक्य कहलाते हैं, तो वो वाक्य आज्ञावाचक कहलाते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? आज्ञावाचक कहलाएगा। नेक्स्ट आएगा मानव जीवन कब सार्थक होता है? तो दीप की तरह जलकर ही सार्थक होता है। मानव जीवन कब सार्थक होता है? तो दीप की तरह जलकर सार्थक होता है। नेक्स्ट है सूर के अनुसार निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? जो सूर हैं उनके अनुसार निर्गुण और सगुण भक्ति में क्या अंतर है? तो मैं आंसर आपको बोलता हूँ, आप इसका सुन लीजिए। सूर के अनुसार निराकार ईश्वर जो कि मन और वाणी से अगम और अगोचर है, उसको जान सकना सभी के लिए संभव नहीं है। ईश्वर को पाने के लिए सगुण स्वरूप का आलंबन आवश्यक है। रूपरेखा, गुण, जाति आदि की पहचान हुए बिना भक्त ईश्वर को पाने को भटकता है। ये सभी गुण ईश्वर को पाने का आधार बन जाते हैं, इसलिए सूर्य ने सगुण उपासना को श्रेष्ठ बताया है। नेक्स्ट रहेगा नई और पुरानी सभ्यता में कवि ने क्या अंतर बताया है? आपको इसका आंसर बताना है। तो कवि ने नई सभ्यता कविता के माध्यम से हमारी उन दृढ़ परंपराओं की ओर संकेत किया है जो हमारे परिवार, समाज और देश की पहचान थी। उन परंपराओं को, उन आस्थाओं को तोड़ना या बदलना मुश्किल था, किंतु आज जिन नवीन भावबोधों को आधुनिकता के नाम पर हम अपना रहे हैं, हमारी सभ्यता और संस्कृति को खोखला कर दिया है। विदेशी सभ्यता का प्रभाव हमारी जीवन शैली पर हावी हो गया है। इस तरीके से इसका जो है आंसर लिखना है। आगे आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं उनको आप पढ़ लीजिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। 8वां प्रश्न मैं आपको उसका आंसर बताता हूँ। क्या है? रीतिकाल की कोई 3 विशेषताएं बताते हुए 2 प्रमुख रीतकालीन कवियों के नाम बताइए। तो रीतकाल की विशेषताएं क्या है पहले सुन लीजिए। श्रृंगार परकता, मतलब श्रृंगार का प्रयोग किया जाता था रीतकाल में। रीत ग्रंथों की रचना हुई, ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ, दरबारी कवि हुए, फिर है विभिन्न छंदों का प्रयोग हुआ और साहित्यिक प्रवृत्ति जो है बढ़ी। साहित्यिक प्रवृत्ति, अलंकारों की अधिकता रही, कला पक्ष का परिष्कृत रूप, ये सब हैं। और प्रमुख कवि कौन से हैं? तो जो प्रमुख कवि बोलने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। पूछा जाता है कि रीत काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखो, या फिर कुछ कवियों के नाम दे देगा, बोलेगा कि ये किस जो है काल के कवि हैं। तो मैं आपको पहले बताता चलता हूँ। एक रहेंगे केशव दास, ठीक है। केशव दास किस काल के कवि हैं? तो रीत काल के हो गए। दूसरे हैं सेनापति, क्या नाम आपने सुना होगा, सेनापति, ये भी रीत काल के कवि हैं। 2 हो गए। थर्ड आपको हैं देव, कौन है? एक देव कवि थे। एक है पद्माकर, कौन? पद्माकर, तो ये भी जो हैं रीत काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट रहेगा बिहारी, जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की थी, आपको याद होगा। फिर है घनानंद या घनानंद जिनको बोलते हैं, वो भी जो है रीत काल के ही कवि हैं। तो फ्रेंड्स ये था एक इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होता था कि जो कवि हुआ करते थे वो राजा महाराजों की बड़ाई किया करते थे, ठीक है। उनके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बातें किया करते थे कि उठे तलवार लेके इधर उधर चले, मारते पीटते चले, ये सब जो है तरह तरह की बातें जो है होती थी। नेक्स्ट है जो इसी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी छायावाद की कोई 2 विशेषताएं, 2 कवि और उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो मैं बताता हूँ छायावाद की विशेषताएं क्या थी। व्यक्तिवाद की प्रधानता थी, श्रृंगार की भावना थी, प्रकृति का मानवीकरण हुआ, सौंदर्य अनुभूति, वेदना एवं करुणा, अज्ञात सत्ता के प्रति प्रेम, नारी के प्रति नवीन भावना, जीवन दर्शन और अभिव्यंजना शैली, ये सब जो है विशेषताएं हैं। अब आप अपने मर्जी से जो चाहें वो याद कर सकते हैं। अब मैं आपको प्रमुख कविताएं और प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं बताता हूँ।
जो कि छायावाद के हैं। ठीक है फ्रेंड्स, छायावाद के जो बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले नाम आता है जयशंकर प्रसाद का। किनका? जयशंकर प्रसाद का। अब इनकी रचनाएं आंसू, चित्राधार, लहर, झरना, कामायनी, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में जो है रचनाएं लिखी हैं। तो दोबारा सुन लीजिए, जयशंकर प्रसाद, एक तो झरना, आंसू, झरना, लहर, चित्राधार, कामायनी, ये सब कौन किसकी रचनाएं हैं? जयशंकर प्रसाद की। दूसरा नाम बताता हूँ छायावाद का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नाम आपने सुना हो गया। इनकी कविताएं कौन सी हैं या रचनाएं कौन सी हैं? परिमल है, गीतिका है, अनामिका है। ठीक है, तो 3 रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ, परिमल, गीतिका और अनामिका। अब बात करता हूँ तीसरे कवि जो हैं सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, पल्लव, ग्रंथि, वीणा और गुंजन, ये हैं सुमित्रानंदन पंत की प्रमुख रचनाएं। अब जो चौथा जो कवि बताने जा रहा हूँ, महादेवी वर्मा। कौन? महादेवी वर्मा। तो इनकी रचनाएं यामा, नीरजा, रश्मि, निहार और सांध्य, इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हैं। फ्रेंड्स, आगे के प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपको इनके आंसर जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।